Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in my channel Basic Pharma, and we have previously started the nervous tissues from our book. I told you that this chapter I have started from the book Medical Histology. और इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो इन केस ऑफ पैराग्राफ लिखा हुआ है, जिसको स्टूडेंट्स को पढ़ते हुए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था, नर्व सेल बॉडी को थोड़ा सा बहुत डिस्कस कर लिया हुआ था। अब जो है वो थोड़ा सा मैं अब स्टार्ट करने लगी हूँ अबाउट द न्यूक्लियस। अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा यू कैन से कि इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखा हुआ है, और स्टूडेंट्स को ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है, डिफ़िकल्टी फील होती है। दैट्स व्हाई आई हैव सिंप्लीसाइज्ड द न्यूक्लियस। नाउ लुक एट दिस, आई हैव simplified it like this. Students, first of all we will study about the nucleus of the neuron. आपने वहाँ देखा था कि बिल्कुल पैराग्राफ में लिखा हुआ था, जो पढ़ते हुए बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील होती है। डेट्स वाई अब आप देखो कि यहाँ पर मैंने जो है वो कलर स्कीम चेंज करके और बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि स्कीम में बनाऊँ ताकि स्टूडेंट्स इसको इजीली लर्न कर सकें। न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं कि न्यूक्लियस का नंबर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस का नंबर, तादाद कितनी है। नंबर इन नर्व सेल कितने होते हैं? सिंगल एक ही होता है। उसके बाद इसकी शेप क्या होती है? इसकी शेप होती है स्फेरिकल। ठीक है, इसकी शेप क्या होती है? स्फेरिकल होती है। उसके बाद हम कहेंगे इसकी पोजीशन क्या होती है नर्व के अंदर, तो बेसिकली पोजीशन जो है वो सेंट्रल है। और स्टेनिंग अगर हम करते हैं तो पेल स्टेनिंग होती है इसकी। क्यों पेल स्टेनिंग होती है? क्योंकि जो क्रोमेटिन होता है वो फाइनली डिस्पर्स्ड होता है। अब आपको पता होगा कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, यूक्रोमेटिन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो बेटा जो यूक्रोमेटिन होता है वो लूजली पैक होता है और वो जेनेटिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है यू कैन से कि फर्दर प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास क्रोमोसोम यूक्रोमेटिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक होता है और जो है वो यू कैन से जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। तो जो नर्व है उसके जो न्यूक्लियस के अंदर जो ज़्यादातर क्रोमेटिन है वो क्या है? वो जो है वो यूक्रोमेटिन है। इसका क्या मतलब होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस वेरी एक्टिवली हो रही है। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है कि व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन, देन यू विल सी द एब्रप्ट आंसर, इट इज़ द आउल्स आई अपीयरेंस। कैसी अपीयरेंस होती है? आउल्स आई की तरह की इसकी अपीयरेंस होती है। सिंपली अब आप देखें, मैंने न्यूक्लियस को डिफाइन किया, आप इसका बता दो कि जी नंबर इतना है, शेप इतना, पोजिशन सेंट्रल है, स्टेनिंग क्यों होती है और इसकी अपीयरेंस क्या है। आपको ईजिली जो है वो लर्न हो जाएगा अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ न्यूरॉन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि हमारे पास है साइटोप्लाज्म। अब ये देखें कि अगर आप यहाँ अपनी बुक में देखो तो ये जो है वो देखें साइटोप्लाज्म किस कदर जो है वो बहुत ज़्यादा, ये देखें ये और ये पूरा जो है इन्होंने कवर किया हुआ है। बट मैंने जो साइटोप्लाज्म को थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसके नोट्स बनाए हैं वो इस तरीके से बनाए। अब आप खुद देखो कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या क्या 3 चीज़ें आती हैं। ऑर्गेनेलीज होते हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं और एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन होता है। कवर मैंने सारा इसलिए किया स्टूडेंट्स के ना कुछ भी क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा रहा होता है, फिर स्टूडेंट्स वहाँ पर आंसर बेसिक है कि नर्व का बेसिक है कि उसकी न्यूक्लियस और उसका साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर बच्चे ये नहीं बता पाते तो फिर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। तो जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और फ्री राइबोसोम्स हैं। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और फ्री राइबोसोम्स है, अगर इनकी स्टेनिंग में देखें कि स्टेनिंग कैसी आती है इनकी, तो स्टेनिंग के अंदर ये अपीयर होते हैं एज द क्लम्प ऑफ बेजोफिलिक मटीरियल। ठीक है, क्लम्प यानी गुच्छे नजर आते हैं बेजोफिलिक मटीरियल के। और बेटा ये देखें कि ये जो ये क्लम्प्स ऑफ बेजोफिलिक मटीरियल इनको हम कहते हैं नीजल बॉडीज। तो क्वेश्चन आ जाता है कि नीजल बॉडीज़ क्या होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप फर्दर देखें तो नीजल बॉडीज़ होती कहाँ पर है? ये डेंड्राइट्स में तो होती हैं। न्यूरॉन मतलब जो जहाँ सेल बॉडी है, जाहिर सी बात है वहाँ से डेंड्राइट्स जा रहे हैं, तो डेंड्राइट्स में तो होती है, लेकिन बेटा ये एब्सेंट होती है रीजन इमीडिएटली सराउंडिंग है, कि उस रीजन में जिससे न्यूक्लियस को सराउंड किया हुआ होता है, और ये प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्सॉन में भी नहीं होती। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपसे पूछी जा भी सकती हैं कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं और कहाँ नहीं प्रेजेंट होती। तो आपको माइनर बातें पता होनी चाहिए कि डेंड्राइट्स में तो है, लेकिन जहाँ वो प्लेस जहाँ से एक्सॉन ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ ये नहीं होती। ठीक है, और अगर हम ये देखें कि यहाँ पर क्लम्प ऑफ बेजोफिलिक मटीरियल है, आ रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, फ्री राइबोसोम भी है, तो आप ये भी बता सकते हो बेटा कि जो सेल बॉडी है वो सिंथेसाइज करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट के लिए भी और स्ट्रक्चर के लिए भी प्रोटीन्स बन रही हैं नर्व्स के अंदर। ठीक हो गया।
इन्फ्लुएंस हैं और एलिमेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। अच्छा, थोड़ा सा फर्दर जो ऑर्गेनेलीज मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगी वो बेटा देखो, ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्जी कम्प्लेक्स भी होता है और लाइसोसोम भी होता है। ठीक है, आपको बेसिक एफएससी में भी आपने पढ़ा है कि ये सारे बेसिक ऑर्गेनेलीज होते हैं। पावर हाउस हो गया, गोल्जी कम्प्लेक्स सेक्रेशन के लिए, और लाइसोसोम्स आपको पता है कि किलिंग एक्शन होता है इसका। अब जो एक्सॉन, जो माइटोकॉन्ड्रिया, ये कहाँ कहाँ होते हैं? ये एक्सॉन में भी होते हैं, पेरिकैरियन यानी कि हमारे पास सेल बॉडी और डेंड्राइट, ये तीनों में होते हैं। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि ये सब में होते हैं, लेकिन जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो हमारे पास राइबोसोम है वो एक्सॉन में जहाँ वर्नेट हो रहा है वहाँ नहीं होते। इन्फ्लुएंस के अंदर बेटा अगर आप देखो तो इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के अंदर इंक्लूड होना, शामिल होना। तो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या क्या और चीज़ें शामिल होती हैं? तो वो है ग्रेन्यूल्स ऑफ लाइपोफस्चिन पिगमेंट। तो जो ग्रेन्यूल्स ऑफ लाइपोफस्चिन पिगमेंट भी होते हैं और ग्रेन्यूल्स ऑफ मेलानिन पिगमेंट भी होते हैं, दोनों पिगमेंट्स के होते हैं। अब जो लाइपोफस्चिन, अच्छा बेटा आपने इसको फस्किन नहीं पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन ही अगर गलत होती है तो बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन जाता है। फस्चिन, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो येलोश ब्राउन ग्रेन्यूल्स होते हैं और इसके अंदर डार्क ब्राउन ग्रेन्यूल्स होते हैं। ठीक है, एक ग्रेन्यूल्स का फर्क पूछा जा सकता है कि भाई कौन से कलर के होते हैं। दूसरा ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रेबनेंट्स ऑफ लाइसोम में जो लाइसोसोम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसकी जो बाकियात हैं वो ये शो कर रहा है लाइपोफस्चिन पिगमेंट। ठीक हो गया। और ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है लाइपोफस्चिन पिगमेंट्स भी बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, और ये जो हमारे पास ग्रेन्यूल्स हैं मेलानिन के, ये आप देखें ये कहाँ पाए जाते हैं? ये ना दो हिस्सों में पाए जाते हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में। कहाँ पाए जाते हैं? एक सब्सटेंशिया नाइग्रा में पाए जाते हैं और एक हमारे पास लोकस स्यूरोलस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, स्यूरोलस के अंदर भी पाए जाते हैं और सब्सटेंशिया नाइग्रा में भी। अब सब्सटेंशिया नाइग्रा कहाँ है बेटा? आपने इसको ध्यान में रखना है, नाइग्रा एन और एम से मिड ब्रेन, सब्सटेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन। और यहाँ पर हमारे पास लोकस स्यूरोलस है तो आपने इसको CH से याद रख लें हाइंड ब्रेन के अंदर, क्योंकि लोकेशन पूछी जाती है सब्सटेंशिया नाइग्रा मिड ब्रेन। और ये तो आपने ये सारी चीज़ों को अपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है कि इन्फ्लुएंस के अंदर कौन से ग्रेन्यूल्स हैं, उनका क्या क्या कलर होता है और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। और जो लाइपोफस्चिन है वो तो एज के साथ बढ़ता है, लेकिन ये मेलानिन एज के साथ इसका कोई वो एज सच रिलेशन बुक में आपकी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर अब ये देखें कि ये जो बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है और ये है, इसको आपने बहुत ईजी उसमें हमने यहाँ तक अपना जो है वो साइटोप्लाज्म कवर कर लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट साइटोस्केलेटन के बारे में बताऊँगी और फिर हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स की तरफ मूव करेंगे। होपफुली आपको ये एक लेक्चर्स जो है ये इजी वे में जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ समझ में आ रहे होंगे, आपको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप लोग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इसको दूसरे स्टूडेंट्स को, फार्मेसी के स्टूडेंट्स को या एनाटॉमी के, हिस्टोलॉजी के स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करें, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।